सो ही एवरीवन, दिस इज सकीनाली और कैसे बचा पार्टी आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार नया वन शॉट वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी और बायोलॉजी का कौन सा वन शॉट करने वाले जो तुम लोग का सभी लोगों का फेवरेट रहता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए हम लोग वन शॉट वीडियो में इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। एंटायर वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एंड यार इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपने वीडियो को धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता ही बनता है। सो लेट्स बिगिन। चलिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले बात करते हैं कि दीदी रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो कोई भी एक स्पीशीज अगर चाहती है कि भैया वो सरवाइव करे, ठीक है, वो स्पीशीज बनी रहे आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब यार जैसे अगर बात करें डायनासोर की बात करें तो यार हमने डायनासोर हमारी जनरेशन में तो कभी भी नहीं देखे क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं और किसी ना किसी तरीके से वो स्पीशीज ही खत्म हो गई। अगर हम चाहते हैं हमारी स्पीशीज बनी रहे बिल्कुल इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर, तो हमें रिप्रोडक्शन करना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर बात करें एलिफेंट को ले लो, अगर मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी जनरेशन बाय जनरेशन एलिफेंट बिल्कुल बरकरार रहे तो एलिफेंट को क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। जो स्पीशीज जैसा है उसी स्पीशीज को रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर ह्यूमन बींग्स ही होंगे, जैसे अगर एलिफेंट को ही जन्म दे सकता है, लायन को ही बर्थ दे सकता है, टाइगर को ही बर्थ दे सकता है। ऐसा तो नहीं है लायन में से बिल्कुल हमारे डॉग पैदा हो गया है, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ रिप्रोडक्शन हम लोग ने समझ लिया है कि रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब यार देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीदी क्या डिफरेंस है इनके बीच में? अगर मैं चवाटी में बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें यार सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यार टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड यहाँ गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल गैमेट हमारा ओवम या एग होता है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता बिकॉज कोई गैमेट नहीं होता, बट यहाँ बात करें सेक्सुअल में तो यहाँ बिल्कुल हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ कोई जाइगोट नहीं होता है सेक्सुअल में, बट यहाँ जाइगोट होता है बिकॉज फर्टिलाइजेशन होता है, उससे हमारा जाइगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, देन बेबी होता है। ठीक है, ये कुछ बच्चावाटी बेसिक सा डिफरेंस था। आई होप आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स तुम लोग को पढ़ने हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्लांट्स में कैसे होता है एंड दूसरा हम लोग जानेंगे हम ह्यूमन बींग्स में कैसे हो रहा होता है। चलिए बाद में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ बहुत टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला फिजन, तो आप लोग देख सकते हैं फिजन मतलब क्या, बाइनरी फिजन होता है और इसमें होता है एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी मतलब कुछ दो, ठीक है, मतलब बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, मेरे पास एक पेरेंट सेल होता है, वो पेरेंट सेल बाद में इलॉन्गेशन होता है, डिवाइड हो जाता है और वो टू डॉटर न्यूक्लियाइज में डिवाइड हो जाता है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है अमीबा। ठीक है, तो आप लोगों का कौन सा एग्जांपल याद रखना, अमीबा। तो पेरेंट अमीबा होता है, फिर देन टू डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिजन मतलब क्या होता है, यहाँ कोई एक सेल होगा, एक पेरेंट सेल, यहाँ बहुत सारे मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। बाइनरी में टू में डिवाइड होगा, मल्टीपल में ढेरों सारे सेल्स में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा होगा। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल होता है हमारा प्लाज्मोडियम। जिस तरीके से मलेरिया फैलता है ना, तो मलेरिया के एग्जांपल यही है। तीसरी अगर बात करूं मैं तो बडिंग। अब यार किसी भी हमारे मतलब पेरेंट सेल के ऊपर एक बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो होती है बडिंग। बड के फॉर्म में होता है, धीरे धीरे वो बड ग्रो होता है, ठीक है, देन मैच्योर बड हो जाता है एंड कुछ समय के बाद वो डिटैच्ड हो जाता है बिकॉज यार उसका जो वेट है वो पेरेंट नहीं झेल पाता है। वो बोलता है यार तू अपनी जिंदगी अलग से जी, मैं अलग से जीऊंगा। तो ये पेरेंट क्या करता है, अपने डॉटर को डिटैच्ड कर देता है, थोड़े टाइम के बाद डिटैच्ड हो जाता है बिकॉज ये अब मैच्योर हो चुका है। बात करूं इसमें कि सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होता है, तो हाइड्रा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बडिंग में। ठीक है, सभी के एटलीस्ट एक एक एग्जांपल तो आप लोग याद ही रखिएगा। अगर मैं बात करूं स्पोर फॉर्मेशन की तो यार छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं हमारे स्पोर एंजियम के ऊपर, ठीक है, वहां स्पोर फॉर्मेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने घरों में ब्रेड देखे होंगे कि ब्रेड को कुछ टाइम हम लोग बाहर रखते हैं तो उस पर ऊपर किस
तरीके से फंगस वगैरह लग जाती है, ठीक है। एंड रोटी का भी, चपाती का एग्जांपल देखें तो चपाती पे भी छोटे छोटे आप लोग स्पोर्स देख सकते हैं एंड फंगस टाइप हमारा कुछ लग जाता है। वो क्या होता है, यही स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो आप लोग को पता है स्पोर फॉर्मेशन होता है एंड ये छोटे छोटे स्पोर्स हमारे स्पोर एंजाइम के ऊपर लग जाते हैं। कुछ समय के बाद ये स्पोर क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाता है और ये खुद से ग्रो करना चालू कर देते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका राइजोपस हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ होता है। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन या तुम लोग को देखने को मिलता है, आप लोग को पता है कि जो हमारे पानी में काई वगैरह जमती है, ठीक है, ये क्या है, हमारी काई होती है, ठीक है। स्पाइरोगेरा में सबसे अच्छा हम लोग को फ्रेगमेंटेशन देखने को बचा बांटने मिलता है। अब क्या होता है, ये कुछ समय के बाद इस तरीके से कट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कटेड पोर्शन होता है ये वापस से इतनी एबिलिटी रखता है कि ये अपने आप को वापस से पूरा ग्रो कर लेता है। तो ये किस में इतनी एबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन में। और फ्रेगमेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्पाइरोगेरा। तो ये अच्छे से आप लोग को याद रखना है। एंड ये अधिकतर हम लोग देखते हैं कि नदी तालाब वगैरह में काई वाई जमती है, तो ये इसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट होता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है लिजार्ड वगैरह, आप लोगों ने देखी है, घरों में बड़ी सारी होती है हमारे, है ना। अब लिजार्ड वगैरह का एग्जाम्पल मैं लाइव दूं तो तुम लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि अगर लिजार्ड की टेल कट जाती है तो वापस से उसमें इतनी एबिलिटी होता है कि वो उस टेल को ग्रो कर लेता है, ठीक है। जैसे रीजनरेशन का एग्जांपल मैं सबसे अच्छा दूं तो प्लेनेरिया, अगर मान लेते ये प्लेनेरिया की कुछ टेल वगैरह कुछ कट गई, जो भी पोर्शन बचा बाटी इसका कटा है, वहां से ये अपने आप को पूरा ग्रो कर लेता है। तो वो किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ रीजनरेशन में होता है और उसका एग्जांपल है हमारा प्लेनेरिया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल जो कि नेचर की वजह से हो रहा है एंड दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल की बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिसके अगर मैं रूट्स के थ्रू मैं वापस से उसको ग्रो कर सकती हूँ, कुछ को बाय स्टेम के थ्रू और कुछ को बाय लीव्स के थ्रू। अब बाय रूट्स की बात करते हैं तो नेचुरल में आप लोग को बताऊँ कि बाय रूट्स अगर मैं स्वीट पोटैटो की रूट्स को मतलब वापस से गाड़ देती हूँ, प्लांटिंग करती हूँ, तो मेरे पास वापस से स्वीट पोटैटो उग जाता है। साथ ही साथ बात करूँ पोटैटो की तो आप लोग बात करेंगे बाय स्टेम, अगर इसका स्टेम मैं वापस से प्लांटेशन में डाल देती हूँ तो मेरे पास पोटैटो बिल्कुल उग जाता है। देन अगर बात करें हम लोग लीफ की, तो लीफ में आप लोगों को पता है ये ब्रायोफिल्म की लीफ होती है, इसको अगर वापस से हम प्लांटेशन में डालें तो मेरे पास बायोफ्लेम का बिल्कुल प्लांट वापस से यहाँ ग्रो हो जाता है। बात करें आर्टिफिशियल की तो बच्चा बाटी आप लोग को पता है बाय कटिंग, बाय लेयरिंग और बाय ग्राफ्टिंग होता है। अगर कटिंग में मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को बताऊँ तो रोज प्लांट होता है। देखो रोज प्लांट का हमने इस तरीके से स्टेम कट किया एंड कहीं भी हमने इस तरीके से प्लांट कर दिया तो वहीं से मेरा एक नया रोज प्लांट मुझे ग्रो होने लग जाएगा। साथ ही साथ बात करें हम लोग ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग में आप लोग का क्या होता है, मान लो मेरे पास बहुत पुराना कोई आम का पेड़ है, मैंने क्या करा उसकी कुछ स्टेम को काटा, उसकी कुछ डंखल को काटा और नए वाले प्लांट के साथ लगा दिया, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ग्राफ्टिंग। अब ये होता है लेयरिंग। लेयरिंग अधिकतर तुम लोग को जास्मिन के प्लांट्स में दिखती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, ये प्लांट उग रहा होता है जास्मिन का, ठीक है। एंड बहुत सी बार तुम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ इसकी स्टेम कैसी होती है जो अंदर रूट के अंदर जाके वापस से आती है इस टाइप से। तो हम लोग क्या करते हैं उसको यहाँ से कट कर देते हैं एंड दूसरे किसी नए के साथ हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वहां से हमारे पास वो प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है। तो ये कैसी हो गई, लेयरिंग। तो ये 3 आर्टिफिशियल तरीके थे और 3 मेरे नेचुरल तरीके थे, तो वो दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करती हूँ जो कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये मेरे पास एक फ्लावरिंग प्लांट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के कौन सा प्लांट है। एंड यस, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग का क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। थंब आता समझाऊंगी, मैं समझाऊंगी, सभी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी कुछ ना कुछ नेमिंग होते हैं, तो मैं तुम लोग को सबसे पहले उससे फेमिलियर करवा देती हूँ। ये मेरे पास बचा, इसको चाइना रोज बोलते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं एंड ये बहुत सारी जगह तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कॉमन है, सभी बच्चों ने देखा होगा। अब देखो इसके पास नीचे ये स्टॉक होता है, जो टहनी होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ये हमारे कुछ पेटल्स होते हैं, जो पेटल्स बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं और कुछ अट्रैक्टिव होते हैं। अब यार ये इतने अट्रैक्टिव है, इसके कारण क्या होता है, इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे छोटे छोटे वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी पेटल्स के थ्रू। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो ये मेरे पास सेपल होता है कि जब यार ये बड के फॉर्म में होता है ना, तो ये सेपल्स उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है एंड जब ये खुल भी जाता है तब भी सेपल्स इसको बहुत प्यारे तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। साथ ही साथ आप लोग को पता है ये स्टेमन होता है,
स्टेमन मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड साथ ही साथ पिस्टल की बात करूं तो पिस्टल मेरे पास होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब स्टेमन के अंदर बच्चा दो पार्ट होते हैं, ये जो राउंड वाला पोर्शन होता है ये मेरा होता है एंथर, और ये नीचे जो हमारी ये इस तरीके से टहनी होती है ये मेरा होता है स्टिग्मा। पिस्टल मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड पिस्टल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है ये स्टाइल एंड तीसरा होता है ये ओवरी। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पिस्टल, या फिर आप कार्पल भी बोल सकते हैं, जो भी चीज आप बोले दोनों सही है। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दी कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। अब आप लोग को समझना है कि इसमें हमारा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। अब बच्चा होता क्या है, आप लोग को पता है कि हमारे ये एंथर के ऊपर बहुत सारे छोटे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स आप लोगों ने देखे भी होंगे। अब ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से लेके स्टिग्मा के ऊपर, तब जाके हमारा फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप चालू हुआ। कैसे ट्रांसफर होगा? अब यार ये ट्रांसफर कैसे भी हो सकता है, मान लो कुछ हवा चल रही है, बाय एयर भी हो सकता है, या फिर कोई इंसेक्ट मेरा क्या होगा एंथर पे बैठा होगा, और जैसे ही वो एंथर पे बैठता है तो एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और वो जैसे ही चिपकते, अब जो मेरा इंसेक्ट है वो अगर मान लो स्टिग्मा पे बैठा जाके, तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां हो गया, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसका ट्रांसफर यहाँ हो गया। तो अगर ये सेम फ्लावर में होता है, जैसे मान लेते कि अगर कोई यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन्स थे, यहाँ भी बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है, कोई मेरे पास ये इंसेक्ट यहाँ बैठा हुआ ये इंसेक्ट है एंड इसके पैरों में पोलन ग्रेन चिपक गया है, वापस से ये उड़कर मेरे स्टिग्मा पर चला गया, ठीक है। अगर ये यहाँ से उड़कर स्टिग्मा पे गया, यहाँ से उड़कर स्टिग्मा पे गया, मतलब ये सेम फ्लावर में ये प्रोसेस हो रही है ना। अगर ये प्रोसेस अगर सेम फ्लावर में होती है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। कहां से कहां तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये मैंने आप लोग के कुछ फंक्शंस लिखे कि पिस्टल क्या होता है, तो ये होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी। स्टेमन के फंक्शंस लिखे कि ये है एंथर, ये है फिलामेंट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पॉलिनेशन की, तो उसकी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए कि पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, जब वो प्रोसेस हमारे एक ही फ्लावर में हो रही हो, सेम फ्लावर में। अब हम लोग को पढ़ना है कि हमारे पास क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। मान लो मेरे पास 2 फ्लावर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं, यहाँ बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, एंथर पर प्रेजेंट। अब एक इंसेक्ट बैठा था इस पर, ठीक है, उसने यहाँ बैठा था, उसके पैरों में क्या चिपक गए, पोलन ग्रेन चिपक गए। वो उसने क्या करा, वापस से वो उड़ा, उड़कर कहाँ बैठा, वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठा। जब वो जाकर इस वाले फ्लावर के ऊपर बैठेगा एंड इसके फ्लावर के किस पार्ट पर बैठ रहा है, स्टिग्मा पर बैठ रहा है, तो ये इसके एंथर से वो उड़ा और इसके स्टिग्मा पर जाके बैठ रहा है, दूसरी फ्लावर के। तो इस टाइप के जब हमारे पास पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में बच्चा बेटी हमेशा 2 फ्लावर्स इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो ना ये क्रॉस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ क्रॉस चल रहा है, तो इसीलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। अगर सेम फ्लावर में होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे में होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात क्या होती है, यहाँ तक तो सभी चीजें हो चुकी हैं। अब होता क्या है, अब आप लोग को पता है ये हो गया मेरा स्टिग्मा, ठीक है। इस स्टिग्मा पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हो गए, अराउंड 50 से लेके 200 तक के पोलन ग्रेन प्रेजेंट हो गए। कुछ एयर से उड़कर आए होंगे, कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हुए होंगे। अब इनके बीच में होती है एक रेस, महारेस। अब ये जितने भी पोलन ग्रेन्स यहाँ प्रेजेंट है, इसमें से सबसे पहला कौन सा पोलन ग्रेन हमारा ओवरी तक पहुंच पाता है, ठीक है। कुछ पोलन ग्रेन ने इनमें से पार्टिसिपेट किया और यहीं फुस्सी मार दिए, कुछ थोड़ी देर चल के थक गए, ठीक है, कुछ थोड़ी दौड़ चल के बोले मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ पूरी रेस में ट्रेवल किए और यहाँ हमारे कहाँ तक पहुंच पाए, ओवरी तक पहुंच पाए, ठीक है। तो अब एक पोलन ग्रेन बच्चा पार्टी 2 मेल गैमेट्स को कंटेन करता है। वापस से सुनना, एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स को कंटेन करता है। तो होता क्या है, जो पहला मेल गैमेट होता है वो मेरे एग के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है और बन जाता है जाइगोट, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके मतलब रिएक्शन करता है एंड वहां हमारा बनता है एंडोस्पर्म। जब पहला मेल गैमेट, दोनों में से कोई भी एक मेल गैमेट जब मेरे एग के साथ जाके फ्यूज हो रहा है और जब जाइगोट बनता है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है, याद रखना, इसीलिए ये चार्ट मैंने खुद से लिखकर ला दिया है आप लोगों के लिए। दूसरा मेल गैमेट जब मेरे पास पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो जाता है तब बनता है एंडोस्पर्म एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। एंड अगर ये दोनों कंप्लीट प्रोसेस को मैं बोल दूं जिसमें मेरा सिनगैमी भी परफॉर्म हो रहा है एंड ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो आई होप बच्चा पार्टी अब डबल फर्टिलाइजेशन की तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो मेरा पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स को कंटेन करता है। पहला मेल गैमेट एग के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बना लेता है, उसको सिनगैमी बोलते हैं। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ जाके फ्यूज हो जाता है, एंडोस्पर्म बना लेता है, उसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ये दोनों भी खुद में एक एक प्रोसेस है अलग अलग, और ये दोनों प्रोसेस को अगर मिला लेते तो मेरे
पास होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तुम लोग को ये सभी चीजें समझ में आ जाएगी, ये डायग्राम्स को आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करती हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यार ये फर्टिलाइजेशन हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन भी हमने देखा, दीदी व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो हो रहा है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू डेवलप अ सीड फ्रॉम एन ओव्यूल एंड अ फ्रूट फ्रॉम एन ओवरी। तो अब यार फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बताती हूँ। जो हमारा फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो ओवरी है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप बच्चा पार्टी ये तुम लोग को समझ में आ गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीजें किस किस में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ बच्चा पार्टी यहाँ हमारा एंड अप हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम लोग को स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे होता है। तो चलिए बच्चा पार्टी अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग को स्टडी करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके डायग्राम को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारा पार्ट्स कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए, सभी पार्ट्स उसकी लेबलिंग में आप लोग को अच्छे तरीके से आने चाहिए, कौन सा पार्ट हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो भी अच्छे तरीके से आप लोग को आना चाहिए, बिकॉज हमारे बड़े क्वेश्चन में आप लोगों से इसी तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। सो पॉसिबिलिटी दोनों चीजों की है कि या तो तुमसे मेल पूछ लेंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ लेंगे, तो हमें प्रिपरेशन दोनों की करके चलनी। चलिए डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम लोग ना इसके पार्ट्स को और उसके डायग्राम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चा पार्टी आप लोग को मैं समझाऊं कि हमारे पास यहाँ टेस्टिस होती है। ये टेस्टिस कितनी होती है, सबसे पहले हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है। अभी दीदी ये टेस्टिस का काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है बच्चा पार्टी इस टेस्टिस का कि ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होते हैं, ये सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, ये एक हमारा हार्मोन होता है और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जब हमारी प्यूबर्टी हिट होती है ना, तो जितने सारे चेंजेस हमारे होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर मैं बॉयज में बात करूं तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं कि हाइट का बढ़ जाना, वॉइस चेंज हो जाना, साथ ही साथ आप लोग के प्यूबिक हेयर्स डेवलप होना, तो ये सभी चेंजेस हमारे प्यूबर्टी के टाइम पर होते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेरा रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी चीज क्या होती है, तीसरा काम क्या होता है टेस्टिस का, पहला तो हो गया प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, दूसरा मैंने ये बता दिया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाला, तीसरा होता है कि टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स व्हेन द बॉडी हिट्स प्यूबर्टी। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जब से बर्थ हुआ तब से ही बिल्कुल स्पर्म्स प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और तुम सोच रहे हो तो गलत हो तुम, जब प्यूबर्टी हिट करती है हमारे उसके बाद यहाँ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स हमारे चालू होते। तो तीन चीजें, तीन काम तुम लोग को टेस्टिस के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मेन मेरा सेकंड पार्ट होता है इसके बाद स्क्रोटम। स्क्रोटम किसकी ऊपर की लाइनिंग है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है। देखो ये स्क्रोटम है मेरा, इसके अंदर ही तो टेस्टिस प्रेजेंट थी। ये स्क्रोटम मेरा थोड़ा बहुत ब्राउन कलर का दिखता है, तो हम लोग बोल सकते हैं द टेस्टिस लाई इन ब्राउन सैक कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। अब बच्चा पार्टी ये स्क्रोटम का क्या काम है दीदी, तो देखो ये स्क्रोटम का ये काम है कि ये आउटसाइड अब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होता है। देखो ना तुम खुद ही देखो, दिख रहा है ना कि आउटसाइड अब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट है। क्यों दीदी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा ये बॉडी के टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर कम रखता है, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के। देखो अब बात करते हैं द रीजन फॉर दिस स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हम लोग को बॉडी के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, एंड वो मेंटेन कौन करता है, स्क्रोटम मेंटेन करता है। दोनों चीजें समझ में आ गई, टेस्टिस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड साथ ही साथ स्क्रोटम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब बात करते हैं हम लोग एपिडाइडिमिस की। अब ये एपिडाइडिमिस क्या होता है, जब बच्चा पार्टी हमारे स्पर्म जो बन जाते हैं वो स्पर्म ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले हमारे एपिडाइडिमिस के थ्रू ही होकर जाते हैं। अब आप लोग को ये कुछ एक तरीके का पाइप दिख रहा होगा, ठीक है। ये पाइप को क्या बोलते हैं हम, वास्ट डिफरेंस इसको बोला जाता है। जैसे आप लोग को पता है हमारे घरों में भी जो पानी आता है, जो एक्वागार्ड का भी पानी है, उसको भरने के लिए हमारे पास एक पाइप होता है। उसी तरीके से यह स्पर्म्स को ट्रेवल करने के लिए एक पाइप होता है और उसी पाइप का नाम होता है वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस का और भी कुछ काम होता है नहीं। स्पर्म्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस आर कैरिड बाय वास्ट डिफरेंस एंड देन थ्रू यूरेथ्रा। वास्ट डिफरेंस के बाद ये यूरेथ्रा में जाएगा। दीज स्पर्म्स फर्दर रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसका कुछ नहीं काम होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर का काम कर रहा है। ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू ले जाएगा और हमारे यूरेथ्रा में ले जाएगा। अब यूरेथ्रा का है, ये रहा हमारा यूरेथ्रा, ठीक है। ये यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा दीदी क्या काम करता है, यूरेथ्रा बच्चा पार्टी कॉमन पाथ है
हमारे दोनों के बीच में, यूरिन के बीच में भी और साथ ही साथ स्पर्म्स के बीच में भी। ये एक कॉमन पाथ है जहां से यूरिन भी ट्रेवल करती है, साथ ही साथ स्पर्म भी यहीं से हमारे निकलते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं यूरेथ्रा इज अ कॉमन पाथ बिटवीन यूरिन एंड फॉर स्पर्म्स। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की आप लोगों की, जो कि होता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, तो यार ये दोनों क्या काम करते हैं? तो आप लोग को पता है जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो इन दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पर्म प्रोडक्शन होने के बाद ये क्या करते हैं, स्पर्म के अंदर एक लिक्विड का मतलब मिक्स कर देते हैं। कौन से लिक्विड को मिक्स कर देते हैं और क्यों मिक्स करते हैं? ये लिक्विड को इसलिए मिक्स करते हैं क्योंकि हमारे जो स्पर्म की मोबिलिटी अच्छे तरीके से बनी रहे एंड साथ ही साथ उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स मिल्की फ्लूइड दैट हेल्प्स इन स्पर्म्स मोबिलिटी, सेमिनल वेसिकल सिक्रीट्स अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द फ्लूइड दैट अल्टीमेटली बिकम्स द सीमन व्हेन मिक्स विद स्पर्म। और जब यार हमारे स्पर्म के साथ ये लिक्विड मिल जाता है ना, मिक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सीमन। ठीक है, ये टर्म आप लोग को याद रखने कि सीमन क्या होता है, जब स्पर्म के साथ पर्टिकुलर वो मिल्की वाला लिक्विड जब मिक्स हो जाता है उसको सीमन बोलते हैं। वो लिक्विड किस लिए होता है? क्योंकि हमारे स्पर्म अच्छे तरीके से ट्रेवल कर पाए, मोबिलिटी मेंटेन करने के लिए वो होता है। तो बच्चा बाटी कुछ इतना ही काम होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर मैं बात करूं तो ये टेस्टिस से प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ प्रोडक्शन हुआ स्पर्म का तो यहाँ से ये ट्रेवल करने चालू कर देंगे एंड ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले ये एपिडाइडमिस से होके फिर ये वास डिफरेंस से होते 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 जाते हैं। बीच में हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ती है, सेमिनल वेसिकल पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्पर्म के अंदर एक मिल्की लिक्विड फ्लूइड को मिक्स कर देते हैं, जिससे स्पर्म की मोबिलिटी और अच्छी हो जाती है एंड उसको उस पर्टिकुलर लिक्विड को स्पर्म के साथ जब मिक्स हो जाता है उसको हम सीमन बोलते हैं। अब ये ट्रेवल होते होते यूरेथ्रा पर आ जाता है और यूरेथ्रा से ये स्पर्म्स हमारे बिल्कुल बाहर हो जाता है। एंड यूरेथ्रा, व्हाट इज यूरेथ्रा? तो यूरेथ्रा का काम क्या है? इट इज अ कॉमन पाथ बिटवीन यूरिन एंड फॉर स्पर्म। तो इतना काम होता है सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसके बाद का जो भी काम होता है बच्चा पार्टी वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मेल्स में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है, यहाँ हमारे पास 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ये होता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ हमारे पास 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। ये होता है मेरे पास यूरेटस, उसके बाद नीचे मेरे पास ये सर्विक्स होती है, देन वेजाइना एंड देन होता है हाइमन। अब इसमें कैसा होता है, देखो जब इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म हमारे कहाँ से इंटर करेंगे? थ्रू वेजाइना यहाँ से इंटर कर रहे होते हैं। जैसे ही स्पर्म इसके अंदर इंटर करे तो वो क्या हो जाए, वेजाइना से थ्रू होते होते सर्विक्स पे जाते हैं, सर्विक्स के थ्रू इंटर करते करते फिर वो यूटेरस में जाते हैं एंड देन वहां से वो ट्रेवल करते करते फैलोपियन ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। इस तरीके से कुछ उनका पाथ रहता है। ठीक है, अब बात करते कि यार दीदी इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले जो मैंने बोला उसको देख लेते हैं। वेजाइना रिसीव्स स्पर्म्स सेल ड्यूरिंग मैटिंग। तो ठीक है, मैटिंग है, इंटरकोर्स कुछ भी बोलो। स्पर्म्स आर कैरीड थ्रू सर्विक्स एंड देन इंटर द यूटेरस। आप लोग को पता है आफ्टर दैट दे इंटर द फैलोपियन ट्यूब। सो उसके बाद यहाँ फैलोपियन ट्यूब में वो इंटर हो जाता है। अब बच्चा बड़ी होता क्या है, जब से एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है ना तो उसके पास यहाँ बहुत सारे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो एग्स वापस से मैच्योर नहीं होते। वो मैच्योर कब होते हैं? जब हमारी प्यूबर्टी हिट होती है, उसके बाद मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। हर मंथ तक क्या होता है, एक एग इसमें से कोई मैच्योर होता है एंड रेस्ट ऑफ द एग्स उसमें से इमैच्योर होते हैं। हर मंथ, मान लो किसी मंथ इसमें से हुआ, किसी मंथ इसमें से हुआ, तो टर्न बाय टर्न इस तरीके से यहाँ प्रोसेस चलती रहती है। अब क्या होता है, यहाँ वापस से रेस होती है। किसकी रेस हो रही है दीदी? यहाँ रेस हो रही है हमारे स्पर्म्स की। बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ से इस तरीके से अंदर ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे, कुछ तो बहुत सारे रास्ते में ही मर जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा एंड कुछ स्पर्म बहुत ज्यादा आगे तक जाते हैं। अब यार वो बेचारे स्पर्म को क्या पता कि कहाँ कौन सी मतलब फैलोपियन ट्यूब में उसका एग प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ हमारा एग प्रेजेंट है, ये वाला एग हमारा मैच्योर हुआ है इस मंथ। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे स्पर्म हमारे ट्रेवल कर रहे हैं एंड कुछ स्पर्म तो इस साइड निकल गए तो उनको तो कुछ भी नहीं मिला एंड जो स्पर्म इस साइड निकले उसमें से एक स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा एंड यहाँ हमारा जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाएगा। जैसे ही ये स्पर्म हमारे एग के साथ फ्यूज होता है तो उसके बाद क्या होता है, चलिए मैं बताती हूँ। जैसे ही ये स्पर्म हमारे एग के साथ फ्यूज हो जाता है तो हमारा बनता है जाइगोट और वो जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लग जाता है। अब बच्चा पार्टी जैसे ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लग जाता है तो ये हमारा यूटेरस की तरफ आने लगता है। यूटेरस अपने अंदर एक सॉफ्ट थिक लिनिंग बना लेती है जिसके अंदर काफी सारे ब्लड वेसल्स वो कंटेन करती है। एक तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा एम्ब्रियो बना है ना, तो यूटेरस क्या कर रहा है, उसकी वेलकम की तैयारी कर रहा है कि अब वो एम्ब्रियो को मुझे पर्टिकुलर रखना है। ठीक है, तो उसने अपने अंदर एक थिक लाइनिंग बना दी है जिसमें बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स कंटेन होती है। तो उस तरीके से जैसे ही हमारा एम्ब्रियो अब यहाँ आके एक साइड हमारा इम्प्लांट हो जाता है। क्या एम्ब्रियो हमारे एक साइड यूटेरस के इम्प्लांट हो जाता है, मान लो इस साइड वो आके इम्प्लांट इस तरीके
तरीके से यहाँ हो गया है। अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा डेवलप्स बिटवीन द यूटेरस वॉल एंड द एम्ब्रियो। तो जब यार हमारा मतलब एम्ब्रियो जाके इम्प्लांट हो जाता है हमारे यूटेरस के एक वॉल पर, उसके बाद एक स्पेशल टाइप के टिश्यू यहाँ फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या काम करता है, तो प्लेसेंटा बच्चा पार्टी ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे एम्ब्रियो का। जो भी मदर यहाँ खा रही होती है उसमें से जो भी नरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है मदर के थ्रू कहाँ तक, हमारे बेबी तक या एम्ब्रियो तक, उसका काम करता है प्लेसेंटा। एंड जो भी फिर वेस्ट मटेरियल वहां से निकलता है ना, तो वो वेस्ट मटेरियल वापस से भेजने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक तरीके से कंप्लीट नरिशमेंट हमारे एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो गेट्स ऑल इट्स नरिशमेंट फ्रॉम प्लेसेंटा। ऑन एम्ब्रियो स्लाइड placenta has villi and blood spaces on mother's side. Through blood in blood spaces oxygen and glucose are passed on the body. तो ऑक्सीजन या ग्लूकोज जो भी कुछ हमारे पास करना होता है तो वो प्लेसेंटा ही पास करता है फ्रॉम मदर साइड टू एम्ब्रियो, ठीक है। एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू प्लेसेंटा। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि वेस्ट मटेरियल भी क्या होता है हमारे रिमूव हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। सुबह जब ये हाँ कुछ इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है। देन फिर वो 9 मंथ का प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है। एंड प्लेसेंटा की आप लोगों को मैं पिक्चर दिखाती हूँ। इस तरीके से प्लेसेंटा होता है एंड यहाँ हमारा जो बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, वो एक साइड हमारे यूटेरस पे इस तरीके से इम्प्लांट हो जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देन वो 9 मंथ का प्रोसेस होता है। 9 मंथ के प्रोसेस के बाद फिर वो बेबी बॉर्न होता है। साथ ही साथ बच्चा बेटी ये तो बात थी कि जब बेबी बॉर्न हो गया, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि देखो हर मंथ कोई ना कोई एक तो मैच्योर होता ही होता है, ठीक है, चाहे स्पर्म उससे आगे कांटेक्ट में मिले या फिर ना मिले, ठीक है, बट हर मंथ एक एग तो मैच्योर होता ही होता है। अब आप लोग को पता है यूटेरस क्या करता है, उस बेबी को वेलकम करने के लिए या उस एम्ब्रियो को वेलकम करने के लिए पूरी प्रिपरेशन कर लेता है। क्या प्रिपरेशन करता है, यूटेरस अपने अंदर एक थिक लाइनिंग बना लेता है और उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स कंटेन होती है। मान लेते हैं कोई एक ऐसा मंथ होगा कि जब हमारा स्पर्म हमारे एग से आकर नहीं फ्यूज हुआ, तब क्या होगा, वो एग बेचारा तो राह देखते रह गया। किसकी राह देखते रह गया दीदी, स्पर्म की राह देखते रह गया कि कोई स्पर्म आएगा मेरे साथ फ्यूज होगा, देन फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, देन बेबी होगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एग तो हर मंथ बिल्कुल मैच्योर होता ही होता है। वो राह देखता है कि स्पर्म आएगा। इन डेट केस के जब स्पर्म नहीं आता है तब क्या होता है, तब बच्चा पार्टी हमारा होता है मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड, ठीक है। आप लोग को पता है यूटेरस अपने अंदर थिक लाइनिंग स्ट्रक्चर बना लेता है एंड उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स कंटेन होती है। यूटेरस भी बहुत टाइम तक वेट करता है कि मेरे अंदर एम्ब्रियो आके एक तरफ से प्लांट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एट लास्ट वो जितनी ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और फिर वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। देन उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड। क्योंकि हर महीने ऐसा थोड़ी है कि मतलब हर मंथ कोई ना कोई स्पर्म आके उस एग के साथ फ्यूज होगा ही होगा, मतलब वंस इन अ वाइल वाला सीन होता है। बाकी टाइम्स तो हमेशा वो पीरियड वाला सीन तो होता ही होता है। तो अब मेंस्ट्रुएशन का आप लोग ये पूरा कंटेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न हर ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग। तो आप लोग को पता है जब एक बेबी गर्ल बोर्न होती है तो उसके पास थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग होते हैं। बट वो इमैच्योर एग कब मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, तो हमारी प्यूबर्टी हिट होने के बाद। अब आप लोग देख सकते हैं द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लिनिंग ऑफ यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स। तो मैंने आप लोग को क्या बोला, यूटेरस के अंदर जो थिक लिनिंग हमारा जो स्ट्रक्चर होता है और बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक हो जाती है और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड और हमारे मेंस्ट्रुएशन। साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन अक्योर इफ एन एग रिलीज्ड बाय ओवरी डज नॉट फर्टिलाइज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो जब स्पर्म नहीं मिलता है तब हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बच्चा पार्टी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है एंड दोनों पार्टीज की हमारी सहमति होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर बात करें हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की, तो कुछ एक ऐसी डिसीज है जब इंटरकोर्स के टाइम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती है। कौन कौन सी ऐसी डिसीज है, चलिए बात करते हैं। द डिसीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अगर मान लेते कोई पर्सन ऑलरेडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब उसमें कोई ऐसी डिसीज है ही और अगर वो इंटरकोर्स करता है तो उसके सामने वाले पर्सन को भी वो डिसीज ट्रांसफर हो सकती है। कौन कौन सी ऐसी डिसीज होती है बच्चा पार्टी, तो आप लोग की गोनेरिया हो गई, साइफिल्स हो गई, एड्स हो गई, इस तरीके की डिसीज हमारी कैसी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। साथ ही साथ कुछ हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़नी है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है नेचुरल बर्थ कंट्रोल। नेचुरल बर्थ कंट्रोल में
वही है कि अगर इंटरकोर्स नहीं होता है तो इट्स वेरी नेचुरल कि बर्थ कंट्रोल हो ही जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या कि जैसे मुझे यार मान लो कि मुझे मूवी में जाना है, ठीक है, एंड अब मैं मूवी में लेट पहुंची और उनके बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक लिया, ठीक है, मेरे आगे बैरियर लगा दिया, ठीक है, तो मैं जा पाऊंगी क्या? नहीं जा पाऊंगी ना, मेरे आगे एक बैरियर लगा हुआ है। इसी तरीके से स्पर्म को ओवम तक या एग तक पहुंचने के पहले एक हमारे पास बैरियर होता है। अगर उस बैरियर को हम लगा दें तब फिर हमारे पास कोई भी तरीके का फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसके एग्जांपल्स है। एंड साथ ही साथ मैं बात करूँ हार्मोनल मेथड की, तो हार्मोनल मेथड में क्या होता है? हार्मोनल मेथड में ये होता है कि हम किसी भी तरीके से कुछ मेडिसिन लेके, कुछ इंजेक्शंस लेके अपने हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर दे, जिसकी वजह से हमारा स्पर्म ओवम तक, एग तक ना पहुंच पाए, उसको बोलते हैं हम हार्मोनल मेथड। नेक्स्ट मेरे पास होती है इंट्रायूटेराइन मेथड। इंट्रायूटेराइन मेथड में बच्चा पार्टी क्या होता है? कॉपर आईयूडी। कॉपर आईयूडी मतलब रिलीजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर इन द यूटेरस विच प्रिवेंट्स स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग द ओवरी। कुछ छोटा सा, कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर हम लोग रिलीज कर देते हैं यूटेरस के अंदर, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारे स्पर्म्स ओवरी तक या एग तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा होता है मेरे पास हार्मोनल आईयूडी, जिसमें हम क्या करते हैं, ये रिलीज कर देता है प्रोजेस्टिन इन द बॉडी विच प्रिवेंट्स फॉर्मुलेशन ऑफ एग्स। ये एग को ही नहीं बनने देता, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हार्मोनल आईयूडी किया जाता है। साथ ही साथ सर्जिकल मेथड्स की बात करें तो लोग क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड्स भी करवाते हैं। ये सर्जिकल मेथड्स दोनों में हो सकती है, मेंस में भी हो सकती है, वुमेन्स में भी हो सकती है। कैसे होती है? बोथ मेन एंड वुमेन कुड बी सर्जिकली ऑपरेटेड ऑन टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। फॉर वुमेन द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी एंड फॉर मेन इट इज कॉल्ड वेसेक्टोमी। तो आप लोग को ये पूछा जाता है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। एंड जब सर्जिकली हमारी मेथड मेंस में होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेसेक्टोमी। तो बच्चा बेटी यही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। सभी के साथ आप लोग को एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए, जैसे बडिंग के साथ आप लोग को एग्जांपल याद होना चाहिए, साथ ही साथ स्पोर फॉर्मेशन के साथ, फ्रेगमेंटेशन के साथ, रीजनरेशन के साथ, इन तरीके से आप लोग को एग्जांपल्स याद होने चाहिए। अगर बात करूं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का आप लोग को डीप में नॉलेज होना चाहिए, किस पार्ट को क्या बोलते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। साथ ही साथ फ्लावर का आप लोग को डायग्राम बनाते बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन पूरा बताते हुए आना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन पूरा एक्सप्लेन करते हुए आना चाहिए। अगर मैं बात करूं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, तो उसमें आप लोग को दोनों के डायग्राम आना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड उसकी लेबलिंग के साथ एंड उसके फंक्शंस आप लोग को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। एंड इसी टाइप के अगर आप लोग को और वन शॉट चाहिए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज इसी तरीके की अपकमिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लाती रहूंगी। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।